हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपका जो सीटेट का पेपर है प्राथमिक लेवल का वो अच्छा ही हुआ होगा। और बात करेंगे हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों के बारे में कि 30 प्रश्न हैं और कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे उसके बारे में बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, कोशिश करूँगा कि सारे के सारे प्रश्न जो है मैं आपको सही बताऊँ, लेकिन जो सही होगा वो ऑफिशियल आंसर की ही सही बताएगी। बाकी 99% जो है मेरे आंसर जो होंगे वो सही होंगे। पहला प्रश्न हमारा, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी के लिए मानवीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी नहीं सही है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, नकारात्मक मतलब ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन आपका है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। तीसरा प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इधर देखिए नाट लगा हुआ है, इधर नहीं, तो यही जो है सबसे मतलब यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, तो क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। देखिए 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करेंगे मतलब करके आए हैं एग्जाम में, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। देखिए सृजनात्मकता जो होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद कर लेना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, पांचवे का चौथा। छठवां है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों से अलग कर सकती है। गलत है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित की जाएगी, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही होगा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, तो छठवें का भी चौथा ऑप्शन सही है। देखिए सातवां प्रश्न है, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन आपका जो है चौथा सही होगा, बाकी जो आपके ऊपर के ऑप्शन है वो गलत है। अगला है, शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, का संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आठवें का भी चौथा ऑप्शन सही होगा। नवा प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत। अगला है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सबसे उपयुक्त है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, यह ऑप्शन आपका गलत। असफलता अनियंत्रित है, ये भी गलत। योग्यता अटल है, अटल तो नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही है, 10वें का। अगला है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, तो ये होगा अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी और डायलॉग, 11वें का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन होगी। बच्चे को जब भय नहीं लगेगा तब वो जो है अच्छी तरीके से सीखेगा, तो मतलब भय नहीं होना चाहिए और जो उद्दीपक है या उत्तेजना है वो संतुलित रूप में होनी चाहिए, तो 13वें का आपका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, मतलब सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत
विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो ये होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लय वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रिता। अगला है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचानना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना। या चौथा, तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी जो ऑप्शन आपके हैं वो गलत हैं। मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन आपका पहला ही है। अगला है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। लय वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी अच्छे प्रश्न आए थे और जो है आप लोगों ने अच्छा किया भी होगा। लिखा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन किसको दर्शाता है? लैंगिक भेदभाव को कम करता है? नहीं। लैंगिक समानता को बढ़ाता है? नहीं। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है? तो आपका लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। मतलब केवल लड़कियां ही रो सकती हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को अनेक अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग। लिखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रिया, प्रथापूर्व या प्रथागत। आपका ऑप्शन जो है चौथा सही होगा। अगला है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा? तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार जो है प्राथमिक कारक है। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों द्वारा मापी जाती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों से बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला है, जीन पियाजे। लिखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विचार और सोच में केंद्रीकरण। तो यही होगा, ये वाला जो होता है ये मूर्त संक्रियात्मक में होता है। अगला है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है? ऐसा नहीं है, विकास बहुआयामी है, यही होगा। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के समान होती है, ऐसा ये भी नहीं होगा। मतलब आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, लय वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों पर, समझे, कल्चरल टूल। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा। अगला है, एक समावेशी शिक्षा जो है किस पर जोर देती है? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने पर। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सी शब्दावली सबसे उपयुक्त होगी? तो ये होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है, ये होता है सांवेदिक
मूर्त और अमूर्त। ठीक है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है, अध्यापक के पक्ष में असफलता। तो ये होगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का जो मतलब पहला पेपर का मतलब प्राथमिक लेवल का जो बाल विकास का पोर्शन था यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।